width and position of fringes. पोजीशन ऑफ फ्रिंज का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखा था कि सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फिर नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज। तो इनकी पोजीशन, उन फ्रिंजेस की पोजीशन क्या होगी, यानी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी और साथ में उनका विड्थ कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसमें उनका विड्थ कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है कि उन फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने फिर सेम वही एक यहाँ पे हमने सोर्स लिया है और उस सोर्स के सामने ये हमने डबल स्लिट ये लिया है और यहाँ पे स्क्रीन मान लीजिए हमने रख रखा है। ये पहली स्लिट है S1, ये सेकंड स्लिट है S2 और यहाँ से ये सोर्स है, सोर्स से लाइट जो निकलती है, तो इन दोनों स्लिट के बीच का ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से ठीक अगर एक लाइन खींची जाए तो ये यहाँ पे ये अपने स्क्रीन का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। मैं इसको C से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है। दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट किया जाए, स्मॉल डी, और इस स्लिट के और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस स्क्रीन के सेंटर पे कौन सा यहाँ पे फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो S1 से जो सोर्स से वेव फ्रंट निकलेगी वह फ्रंट S1 और S2 पे जाकर के सेकेंडरी वेवलेट बनाएगी और ये सेकेंडरी वेवलेट फिर चलेंगे और चल करके कहाँ पे C तक पहुँचते हैं। तो इन दोनों वेवलेट को C तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो S1 से C पर, S2 से C पर, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी। रीजन क्या है, देखो अगर ये S1 और S2 का सेंटर पॉइंट है तो ऊपर का पोर्शन D/2, नीचे का पोर्शन भी D/2 हो जाएगा, ये जो है कॉमन हो जाएगी। और यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड से, तो S1C और S2C दोनों बराबर होंगे। मतलब ये है कि इन दोनों से आने वाली जो वेवलेट्स हैं C तक पहुंचने में सेम डिस्टेंस कवर करती हैं। तो जब सेम डिस्टेंस कवर करेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेम फेज से पहुंचेगी, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। मतलब फर्स्ट ब्राइट क्या, उसको सेंटर ब्राइट कहेंगे, जिसको अपन B0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ मिलेगी। ऑलरेडी YTSC में हम लोगों ने यही देखा था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो S से वेव फ्रंट बना, उससे S1 S2 से वेवलेट्स बने और सेकेंडरी वेवलेट जाकर के C पर इंसिडेंट हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट वेव मिल गया। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ से सेकेंड जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कहाँ पे बनेगी। पहले सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की हम लोग को पोजीशन पता करनी है। तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे पता करेंगे, तो देखो बेटा,
अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब 1 मिनट के लिए भी हटा दिया, अब हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज 1 मिनट के लिए मान लो कि इस पॉइंट P पर जाकर के बनता है, मतलब एक यहाँ P पॉइंट हमने लिया जहाँ पे ये दोनों ही, यहाँ से वेवलेट चली, सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पहुंची, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट चली यहाँ पहुंची, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग को ये पता करना है कि P पॉइंट पर जो भी फ्रिंज बनेगी वह डार्क फ्रिंज होगी कि ब्राइट फ्रिंज होगी, और P पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी, मतलब सेंटर से इस P पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से देखो बेटा, जो S1 से वेवलेट चल रही है P तक जा रही है वह डिस्टेंस, और जो S2 से जो वेवलेट जा रही है ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि इन दोनों वेवलेट्स को P तक पहुंचने में नीचे वाली जो S2 से वेवलेट है उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस इसमें आ गया। पहले वाले में पाथ डिफरेंस 0 था, यहाँ पे जो सेंटर पे बनी थी ये पाथ डिफरेंस 0 था, दोनों में कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस हमें फाइंड करना है। पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करें, S1 से S2P पर परपेंडिकुलर डाल दो, S1 से S2P पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको M मान लेता हूं तो M से P और S1 से P, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो देखो ये जो S1 S2 ये माना जाता है कि जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है या स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और जो P पॉइंट है यानी कि स्क्रीन जो है इस स्लिट से बहुत दूर है, मान लो कि ये बहुत दूर है, तो यहाँ से जो भी एंगल बनेगा ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये एंगल जो है बहुत छोटा होता है। तो एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये दोनों डिस्टेंस को हम लोग इक्वल मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, S1P और MP ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो पाथ डिफरेंस हमें मिल गया कितना, ये मिल गया है S2M, मतलब इतना जो डिस्टेंस है इस वाली वेवलेट को ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है कि ये पाथ डिफरेंस कितना है। तो इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं 1 मिनट के लिए ये मानता हूं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ये हमने मान लिया। इस एंगल को थीटा माना, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो S1M S2 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब हमारे पास S1 से लेकर के S2 तक डिस्टेंस D है और S2M पता करना है, ये एंगल है। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अगर एंगल है तो S2M क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और S1M जो है बेस हो जाएगा, और S1 S2 जो 90 डिग्री के सामने की साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल S1M S2 S1M S2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू S2M यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस S1 S2, ये मिल जाएगा। S2M अपॉन में S1 S2 ये D है, तो हमने यहाँ पे D लिख दिया। तो देयरफॉर S2M यही हमारा पाथ डिफरेंस है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इंटू में साइन ऑफ थीटा, और इसको मैं बोलता हूं कि ये पाथ डिफरेंस है, यही पाथ डिफरेंस है जिसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा से भी, इसके पहले डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था हमने। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो पाथ डिफरेंस मिला वो D और साइन थीटा में मिला है, ये D है और ये थीटा है। एक्चुअल में हमें ये D और इस D में नहीं चाहिए, हमारा जो स्क्रीन है वह इसे से स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर है, और मैं ये मान लेता हूं कि जो P की डिस्टेंस है ये सेंटर से वह XN है, ये हमने मान लिया कि P की डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर के यहां तक यह XN है। तो हमें
ये जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस को इस एक्सएन और ये कैपिटल डी के फॉर्म में फाइंड करना है, कैपिटल डी के फॉर्म में फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा कि जो दोनों स्लिट के सेंटर पॉइंट है, यानी कि S1 S2 का सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एन मैंने लिख दिया, एन को पी से ज्वाइन कर दो बेटा, ये एन को इस तरह से पी से ज्वाइन कर दो आप, ये एन को हमने पी से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एनपी और एनसी के बीच का जो एंगल है, ये हमें एंगल फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल के बताता हूँ कि ये एंगल कितना हो सकता है। तो देखिए बेटा, ये आपका S1 और S2 है, ये S1 है, ये S2 है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक लाइट यहां से ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट S2 से ऐसे जा रही है, और तीसरी जो एन से अभी मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन से, वो ऐसे गई, ये इस तरह से। और अभी मैंने क्या बताया था कि यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने इस पे डाल रखा था, ये परपेंडिकुलर था 90 डिग्री। अब देखो बेटा, ये S1 और S2 और उसका जो सेंटर पॉइंट है, ये बहुत ही पास है, और जो ये P पॉइंट है इससे बहुत दूर है। तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल बहुत छोटा होने की वजह से, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये मानेंगे कि ये सभी लाइंस एक दूसरे के, जो यहाँ से लाइन जा रही है, ये अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहां से ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जिसका मैं एंगल पता करना चाहता हूं। तो अगर मान लो कि ये जो एंगल लाइन दी है, ये तो स्लिट पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल, जैसे ये एंगल कुछ ऐसा बनाए, ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गई, ये हो गई, तो ये 90 डिग्री है। और ये एंगल मैंने 90 माइनस थीटा बताया, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर थीटा हो जाएगा। मीन्स ये जो कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये थीटा डिग्री बन गया। कौन सा एंगल, तो CNP, ये एंगल अगेन थीटा डिग्री आ गया है। ठीक है बेटा, तो इस थीटा की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सएन और कैपिटल डी के फॉर्म में। तो देखिए बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ निकाला है कि S2m इक्वल टू डी साइन थीटा, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, हमने मान लिया है कि थीटा जो है बहुत छोटा है, तो देयरफॉर साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली आप थीटा लिख सकते हो। पहले भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसको, कि यदि एंगल बहुत छोटा हो जाए तो थीटा को साइन थीटा या टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और इस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली ये टेन थीटा के ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, टेन थीटा भी थीटा बन जाता है। तो साइन थीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा, या टेन थीटा, मतलब हम साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी जगह पे मैं टेन थीटा लिखता हूँ। तो देयरफॉर S2m इक्वल टू डी इंटू में क्या हो गया, टेन थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, इन ट्रायंगल NCP, नाउ इन ट्रायंगल NCP टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्सएन अपान में कितना हो गया, डी, एक्सएन अपान में डी बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर इसमें मैं रख दूं, तो देयरफॉर S2m इक्वल टू डी इंटू कैपिटल स्मॉल डी इंटू टेन थीटा के प्लेस पे एक्सएन अपान में कैपिटल डी। ये हमें पार्ट डिफरेंस मिल गया बेटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है। तो स्मॉल डी इंटू एक्सएन अपान में कैपिटल डी, इसके फॉर्म में ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है,
अब हम लोगों को ये पता करना है कि जो पी पॉइंट पर जो भी फ्रिंज बनी हुई है वह डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है। तो डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है, इसके लिए हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डार्क फ्रिंज होती है तो डार्क फ्रिंज पे जो पार्ट डिफरेंस होता है वह उसका जनरल फॉर्म कितना होता है? एन लेमडा के बराबर होता है, एन लेमडा के बराबर होता है। तब यहां पे लिखेंगे सिंस, अच्छा ये किसके बराबर है? पार्ट डिफरेंस यानी डेल्टा, ये इसको हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं। सिंस पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा इक्वल टू, ये किसके बराबर होता था? तो एन लेमडा के, डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा होता था। तो देयरफॉर अगर इस डेल्टा की वैल्यू मैं ये रख दूं तो डी एक्स एन अपान में कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा। तो देयरफॉर एक्स एन, क्योंकि पोजीशन यही है इसकी, इससे एक्स एन की डिस्टेंस पर है, तो पोजीशन क्या मिल गई? एक्स एन इक्वल टू हमें मिल गया कितना? एक्स एन, तो कैपिटल डी को इधर भेज दो, स्मॉल डी को नीचे भेज दो, तो एन लेमडा इंटू कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी। ये ही पोजीशन मिल गई बेटा हमें, ये पोजीशन मिल गई किसकी? ये पोजीशन मिल गई हमें ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि अगर डार्क फ्रिंज होती तो पोजीशन क्या होता है, यानी कि एक तरीके से कंडीशन मान सकते हैं कि ये जो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगी? कंडीशन होगी। अब हम लोग को डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन मानना है, एक कंडीशन क्या होगी? तो डार्क फ्रिंज के लिए फिर हम लोग को पार्ट डिफरेंस देखना पड़ेगा। पार्ट डिफरेंस हम लोग क्या पढ़ के आए थे, तो फिर यहां आप लिखेंगे पार्ट डिफरेंस फॉर द डार्क फ्रिंज, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा होता है वह डेल्टा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा। ये डेल्टा इक्वल, जहां पे फाई हमने निकाला था और डेल्टा फाई निकाला था, पार्ट डिफरेंस निकाला था, तो डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा, ये किसके लिए था? ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस था। और डेल्टा इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, ये डार्क फ्रिंज के लिए है। अब ये जो पार्ट डिफरेंस अगर इसके बराबर होगा तो हमें यहाँ पे पी पे क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। तो डार्क फ्रिंज यहाँ पे पार्ट डिफरेंस के प्लेस पे ये लिख दूं, तो देयरफॉर डी इंटू एक्स एन अपान में कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। यहाँ भी एक्स एन निकाल लें, तो देयरफॉर एक्स एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ से कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी अपान में 2, तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, स्मॉल डी नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू स्मॉल डी। ये जो कंडीशन मिली या पोजीशन मिला या डार्क फ्रिंज के लिए मिला, और ये जो पोजीशन मिली या किसके लिए मिल गई? ये ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो हमने पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द डार्क फ्रिंज। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को विड्थ फाइंड करनी है कि विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस कितनी होगी। विड्थ ऑफ फ्रिंज हमें फाइंड करनी है, तो विड्थ ऑफ फ्रिंज कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, मान लेते हैं कि इसके बाद जैसे ये एक्सएल डिस्टेंस पर एक फ्रिंज बना है और इसके बाद यहां पे एक दूसरी फ्रिंज बनती है, मान लो कि इसको मैं क्यू मान लेता हूं, पी क्यू, और इसकी जो डिस्टेंस है अगर मैं यहां से मान लूं, यहां से लेकर के यहां तक, अगर ये xn+1 है, xn+1 है, मतलब ये n नंबर की फ्रिंज है, ये n+1 नंबर की फ्रिंज है यहां से। तो अगर n+1 नंबर की फ्रिंज में से n फ्रिंज की विड्थ को माइनस कर दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा इतनी। इसकी पूरी देखो सी क्यू में से सी पी को माइनस कर दें तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। मतलब अगर ये दोनों ही ब्राइट फ्रिंज होंगी, 1 मिनट के लिए सपोज करो, दोनों के लिए निकाल के बताएंगे,
अगर ये दोनों ही ब्राइट फ्रिंज होती हैं तो इसका मतलब कि P से Q के बीच का पोजीशन क्या होगा, डार्क फ्रिंज होगी। तो ब्राइट के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और डार्क निकालना होगा तो वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तब हम लोग को निकालना है कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, देयरफॉर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xn+1 माइनस xn, यही हमें मिलेगा। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम निकालें तो क्या मिल जाएगा, तो देखो बेटा यहां पे xn+1 माइनस xn, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये किसके लिए, n के लिए है, तो xn+1 के लिए क्या होगा, तो जहां पे n है वहां पे n+1 रख दो, तो यहां पर रख देते हैं। तो n की जगह पे अगर n+1 रखें तो n+1 इंटू लेमडा d/d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू लेमडा d/d, लेमडा d/d माइनस xn, तो xn के लिए क्या हो जाएगा, xn के लिए तो ऑलरेडी यही है, तो इसको रख दो यहाँ पे n लेमडा कैपिटल d/d माइनस कर देते हैं, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n इंटू लेमडा d/d माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे, सॉरी इसका इसमें करें तो n लेमडा d/d और प्लस ये क्या हो जाएगा, लेमडा d/d माइनस n लेमडा d/d, इससे ये कैंसिल हो गया और ये कुल मिला के आ गया लेमडा d/d। ये आपका हो गया बेटा विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये आपको मिल गया ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी मिला, तो लेमडा d/d के बराबर, ये लेमडा d/d के बराबर हमें क्या मिल गया, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिल गई। ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब इसी तरह से हम लोगों को यदि मान लो कि डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है, तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन कौन सी है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन ये है, मतलब ये है कि अब यहां से यहां तक की पोजीशन कितनी है, ये है, और यहां से यहां तक पोजीशन कितनी है, तो यहाँ पे xn, तो xn तो ऑलरेडी अपने पास है ही है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। तो उसको देखते हैं क्या मिलेगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कहलाएगा। अगर ये दोनों ब्राइट हैं तो ये क्या होगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर हम लोग को ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो दो डार्क फ्रिंज में से माइनस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये हमने क्या निकाल दिया, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल दिया, क्योंकि देखो अगर दो ब्राइट होंगे तो उनके बीच का जो आएगा वो डार्क आएगा। अगर दो ब्राइट होंगे, जैसे मान लो कि ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डार्क वाला मिलेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है बेटा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज यही निकला है, ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अच्छा, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे हम लोग बीटा लिख सकते हैं इसको, ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है बेटा, डार्क फ्रिंज है। अब हम लोग ब्राइट का निकालेंगे, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब निकालेंगे इसको, डार्क कब मिलेगा, दो ब्राइट के बीच का जो गैप होगा वो डार्क होगा, तो हमने ये ब्राइट वाला लिया तो डार्क का निकला। जब डार्क वाला लेंगे, डार्क वाली कंडीशन लेंगे तो दो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिलेगी। तो यहां भी सेम वैसे ही करेंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए xn+1 माइनस xn,
लेकिन यहाँ पे अब ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा ये एक्शन का है, तो एक्शन के प्लेस पे तो यही आ जाएगा, लेकिन एक्स एन प्लस वन के लिए क्या करेंगे, एन की जगह पे एन प्लस वन ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू इस एन की जगह पे लिख दिया हमने एन प्लस वन माइनस वन तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू में लेमडा कैपिटल डी अपान में 2d ऐसा बन जाएगा, माइनस एक्सएन, तो एक्सएन के प्लेस पे यही लिख देंगे 2n माइनस वन इंटू लेमडा कैपिटल डी अपान में 2d, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे कि हम लोगों को मिलेगा विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, देखो इस 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस का 1 इंटू में लेमडा डी अपान में 2d माइनस 2n माइनस 1। अच्छा ये काम कर सकते हैं, 2d अपान में d को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n माइनस 1, ये मिल गया, और ये लेमडा डी अपान में 2d, लेमडा डी अपान में 2d को मैं यहाँ कॉमन कर दिया, लेमडा डी अपान में 2d ये कॉमन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस का 1, क्योंकि ये 2 माइनस 1 ये बन जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो 2n ये प्लस का 1 हो गया इंटू में लेमडा डी अपान में 2d, ये मिल गया हमें। अब देखो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 इंटू लेमडा डी अपान में 2d, 2 से 2 कैंसिल, ये भी हो गया लेमडा डी अपान में d। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू लेमडा डी अपान में d, ये हमें यहां से मिल गया विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है वो भी लेमडा डी अपान डी है, और विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज है वो भी कितना है, लेमडा डी अपान में डी है। तो इस तरीके से इनकी हम लोग विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हो गया। तो हमें 3 फार्मूले याद रखना है। एक तो ये पार्ट डिफरेंस याद रखना है कि पार्ट डिफरेंस क्या है। पार्ट डिफरेंस यदि डार्क फ्रिंज के लिए है, सॉरी ब्राइट फ्रिंज के लिए है तो एन लेमडा लेना है, और डार्क फ्रिंज के लिए है तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। और इनको कैलकुलेट करके हम लोग को पहले उनकी पोजीशन यानी कंडीशन फाइंड करनी है। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है, ये डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है। जब विड्थ निकालनी हो, अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी हो तो 2 डार्क फ्रिंज कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के विड्थ में से माइनस करना है, और और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो 2 ब्राइट में से, यानी कि x और xn प्लस 1, यानी कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इनको हमें माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस कर देंगे तो डार्क की मिलेगी, और जो 2 डार्क का अगर माइनस करते हैं तो हमें ब्राइट मिलेगा। तो इस तरीके से इनकी विड्थ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। राजीव, जयेश, निखिल, आया बेटा, समझ में आया? यस सर। राजदीप, जयेश, सर आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है ना सर इसकी? हाँ करा है। हाँ सर, वो एकदम पूरा क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ थोड़ा सा लंबा है डेरिवेशन, और पीछे वाले का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो एकदम क्लियर तो नहीं हुआ होगा, ये बात तो सही है। हाँ सर, वो मैं सोचा एकदम से पूरा खत्म भी हो गया तो समझ में नहीं आया ऐसा। ठीक है बेटा, अब इसमें हम लोग को जैसे जो यहाँ पे थीटा मान रखे हैं, यहाँ पे जो थीटा मान रखे हैं, अगर इसको एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस की हम बात करें, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस का मतलब जो थीटा है ना, वह थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, बस ये हम लोगों को फाइंड करना है।
कि थीटा इक्वल टू कितना होगा। देखो एंगुलर पोजीशन का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल ब्राइट और ये वाला ब्राइट है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन का मतलब ये हो गया। मतलब अभी तो ये नॉर्मल हमने बताया, एंगुलर पोजीशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा बराबर कितना होगा। फिर वैसे ही एंगुलर फ्रिंजेज का विड्थ फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें सेम ऐसे ही हम लोग इसका यहाँ भी फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले तो एंगुलर पोजीशन फाइंड करें कि अगर ये थीटा है तो थीटा कितना होगा। तो थीटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल है ये। एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दो बेटा। जैसे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया था, एक्सन अपान में कैपिटल डी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या था, एक्सन अपान में कैपिटल डी, ये हमने लिया था। अब यहाँ पे अगर इस थीटा को मैं बहुत स्मॉल मान लूं, बहुत छोटा एंगल अगर मान लूं, तो उस सिचुएशन में इफ थीटा देखो बेटा, अगर एन के लिए निकाल रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, थीटा एन लगा देता हूँ। थीटा एन रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इधर थीटा एन लगा देता हूँ। तो tan थीटा एन इक्वल टू एक्सन अपान में कैपिटल डी, इसी थीटा को ले रहा हूं मैं। ये थीटा एन इज वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर tan of theta n we can write equal to theta n equal to xn अपान में कैपिटल डी। तो देयरफॉर यहां से एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेज, जिसको हम थीटा एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो थीटा एन इक्वल टू क्या हो गया, एक्सन अपान में कैपिटल डी हो गया। ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया थीटा एन अपा इक्वल टू एक्सन अपान में कैपिटल डी, ये हमें मिल गया यहाँ। तो एंगुलर पोजीशन मिल गई। अब ये बहुत सिंपल हो गया बेटा। देखो एक्सन, ऑलरेडी एक्सन पहले हम लोग निकाल रखे हैं, एक्सन अभी जो मैंने रफ कराया उसमें एक्सन, तो उस एक्सन को कैपिटल डी से अगर डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, एन नंबर की जो फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन मिल जाएगी। n+1 वाले में क्या करेंगे, n+1 वाले को यदि मैं कैपिटल डी से डिवाइड कर दूं तो n+1 वाले की एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी करा ही था, उसको मैं बता देता हूं। n नंबर वाले के लिए एक्सन क्या निकाले थे हम लोग, डी एक्सन अपान में सेंस एक्सन इक्वल टू, अभी हमने लिखा था, अरे एक्सन इक्वल टू अभी हम लोगों ने लिखा था इसमें एन कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, ये लिखा था हमें, सॉरी स्मॉल डी ने, ये स्मॉल डी ये लिखा था। तो एन नंबर के लिए ये हमने क्या निकाला था, एन नंबर के लिए कंडीशन पोजीशन निकाला था। एन नंबर की ये पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ एन फ्रिंज
एन फ्रिंज के लिए हमने निकाला था। तो देयरफॉर ये तो नॉर्मल था, अब एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ एन फ्रिंज। तो ये तो ऑलरेडी यही है, थीटा एन इक्वल टू एक्शन की जगह पे लिख दो बेटा, एन कैपिटल डी लेमडा अपान में डी और इंटू में ये क्या आ जाएगा 1 अपान कैपिटल डी, तो डी से डी कैंसिल, ये हो जाएगा एन लेमडा अपान में डी। तो थीटा एन इक्वल टू कितना मिल गया, एन लेमडा डी अपान में डी, ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया एन नंबर की फ्रिंज के लिए एंगुलर पोजीशन। और n+1 के लिए क्या हो जाएगा, तो n+1 के लिए भी हम लोगों ने निकाल रखा था, एंड फॉर n+1 फ्रिंज, n+1 के लिए हम लोगों ने xn निकाल रखा था, xn इक्वल टू 2n-1 इंटू कैपिटल डी लेमडा अपान में 2d। तो देयरफॉर अब इसके लिए एंगुलर पोजीशन क्या मिलेगा, तो एक्शन के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1 फ्रिंज। तो ये हो जाएगा थीटा एन इक्वल टू, यहां पे रख दो बेटा इस फॉर्मूले में, एक्शन के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2n-1 इंटू कैपिटल डी इंटू लेमडा डी अपान में 2d इंटू में ये कैपिटल डी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 1 अपान डी से डी कैंसिल, देयरफॉर थीटा एन इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा अपान में 2d। कहने का मतलब है कि सिर्फ उसमें से हमें करना क्या है, कैपिटल डी को रिमूव कर देना है, क्योंकि कैपिटल डी से इसको डिवाइड करना था, तो ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे एंगुलर विड्थ भी निकाल सकते हैं, अभी तो हमने क्या निकाला, एंगुलर पोजीशन निकाला। अब एंगुलर विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, ये किसके लिए है बेटा, तो ये तो डार्क के लिए है, ये किसके लिए है, ये डार्क फ्रिंज के लिए है, डार्क फ्रिंज। और ये किसके लिए है, ये ब्राइट के लिए है, क्योंकि हमने इसमें ब्राइट कंडीशन लगाया है, इसमें डार्क कंडीशन लगाया है। अब अगर विड्थ निकालनी है, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क, यानी कि जैसे थीटा n+1 माइनस थीटा n कर दे तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिलेगी, और डार्क फ्रिंज की अगर विड्थ निकालनी है तो थीटा n+1 माइनस थीटा n, ये वाला यानी कि ब्राइट का लगा देंगे, दो ब्राइट का लगाएंगे तो डार्क मिलेगा, और दो डार्क का लगाएंगे तो ब्राइट मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या आता है, देयरफॉर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इक्वल टू थीटा n+1 माइनस थीटा n। तो ये डार्क के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो हमें ब्राइट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये ब्राइट वाली वैल्यू वहां ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, अगर n+1 है तो इस n की जगह पे n+1 लिख दो, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू लेमडा अपान में स्मॉल डी माइनस थीटा n, तो यही रह जाएगा n लेमडा अपान में डी, ये हो जाएगा n लेमडा अपान में डी। अगर इसको ब्रेक करें तो n लेमडा अपान डी प्लस लेमडा अपान डी माइनस n लेमडा अपान डी, n लेमडा अपान डी से n लेमडा अपान डी कैंसिल, ये हो जाएगा लेमडा अपान में डी। ये हो गया आपका विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है बेटा, ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मिल गई। अब इसी तरह से विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी हो जाएगी, एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ये किसके बराबर मिलेगी, ये मिलेगा आपको थीटा n+1 माइनस थीटा n। फॉर्मूला तो वही है, दो कॉन्सिक्यूटिव
डार्क फ्रिंज के बीच की डिफरेंस हमें लेना है। तो अब इसकी जगह पे हम ये वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो थीटा n प्लस वन, एन की जगह पे n प्लस वन लिखना है, तो 2 इंटू एन प्लस वन माइनस का 1 ये हो गया, इंटू में लेमडा अपान में 2d माइनस, और n बराबर तो यही रहेगा, एक थीटा n यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपान में 2d। इसको कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2n प्लस वन माइनस 1, तो 2n प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में लेमडा अपान 2d माइनस, इसको भी ब्रेक कर दें तो ये मिलेगा आपका कितना, देखो लेमडा 2n लेमडा अपान 2d, 2n लेमडा अपान में 2d, इसका इसमें हमने इंटू किया 2n लेमडा अपान 2d, और फिर इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा अपान में 2d, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेमडा अपान में 2d, इसको भी ब्रेक कर लो तो ये हो गया 2n लेमडा अपान में 2d, इसका इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस लेमडा अपान में 2d, और ये हो गया माइनस 2n लेमडा अपान में 2d प्लस लेमडा अपान में 2d, क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2n लेमडा अपान में 2d से ये कैंसिल हो गया, अब बन गया लेमडा अपान 2d प्लस लेमडा अपान 2d, 2 लेमडा अपान में 2d, 2 से 2 कैंसिल, लेमडा अपान में d, तो जो लेमडा अपान d मिला ये किसकी विड्थ मिल गई, तो हमें मिल गई विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये इसकी मिल गई, और डार्क फ्रिंज मिल गई विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब कहने का मतलब है कि आप दोनों सिचुएशन में देख रहे हो कि नॉर्मल हो या एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो, इन सबका जो विड्थ आ रही है सेम आ रही है, मतलब जितना विड्थ की डार्क फ्रिंज बनेगी उतनी ही विड्थ की क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी बनेगी, ठीक है बेटा, विड्थ जो है हमेशा सेम मिल रही है हमें, क्लियर हो गया। समझ में नहीं आया सर कुछ भी। अच्छा सर मैं वहां पर ऑफलाइन आ जाऊं क्या? ऑफलाइन तो अभी तो शायद हर जगह बंद हो गया ना।